हाफिज़ एहसान अहमद साहब ये बताइएगा कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत पेश क्यों आई? आम आदमी पूछता है कि आखिर क्या ज़रूरत थी, तो इतनी अर्जेंसी की, एक हुकूमत ने एकदम तरमीम तैयार की तो फिर इस पर बहस मुबासे का आगाज़ हो गया। मलिक साहब, अगर जो खदोखाल अभी बज़ाहिर जो सामने आए हैं तो वो तीन आपके सामने आए हैं। एक खदोखाल आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आया है, बिल्कुल ठीक, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसी थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी थी, बट दो पॉलिटिकल पार्टीज जब मिली और JUI ने PTI की बात मानी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए, और एक साल का जो एक्सपीरियंस आपके सामने आया कि जिसके अंदर ना आम आदमी को फायदा हुआ, जुडिशल पॉलिटिक्स भी आ गई, जजेस एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आए, लेटर्स भी आए, और उसके बाद ये है एक दूसरे को कंटेम्प्ट के नोटिस भी जारी किए गए, और एक कंफ्यूज्ड एनवायरनमेंट के अंदर पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी लेके आया कि जी शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशल कमीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव जो है उसकी मेजॉरिटी है, और फिर सारे 26वीं आईनी तरमीम को टारगेट किया गया। तो लिहाजा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपकी थी, बननी चाहिए, और अगर अब बन जाती है तो मैं ये सकता हूं कि इनएविटेबल है और इससे कोई नई चीज नहीं होनी जा रही। आपका था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI JUI थे, लेकिन उसको हमने पॉलिटिकल फैसिलिटेशन के नाम के ऊपर चेंज किया, वो आ गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये है कि जो आपके प्रोविंसेस के फेडरल गवर्नमेंट के साथ या फेडरेशन के साथ ताल्लुकात हैं, जिसके अंदर फाइनेंस भी है, उसके बाद आर्टिकल 140 लोकल गवर्नमेंट्स भी है, उसके बाद आपके रिसोर्सेज के इश्यूज हैं जो डिविजिबल पूल के अंदर आर्टिकल 160 के हैं या आर्टिकल 148 या 49 है। तो वो हमने जो 15 साल के अंदर एक एक्सपीरियंस किया है 18वीं तरमीम का, उसके अंदर सारी चीजें जो रियलाइज की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, इवन देखें कि 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम आई तो हेल्थ को भी डिवॉल्व कर दिया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री को रिवाइव किया, क्योंकि ग्राउंड गवर्नेंस की रियलिटीज कुछ और होती हैं। बिल्कुल ठीक। उस तरह जो है कि जब PMLNI या PTI सब ने कहा कि जो सेंटर जो है वो जो एक फेडरेटिंग यूनिट्स होने चाहिए, उससे हम बहुत ही आगे जा चुके हैं, और दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि जी आप NFC जो है उसका आप ये कहें कि जनाब उसका इससे कम नहीं हो सकता। मतलब मेरे और आपके सामने ये केक है, एक चीज है, जितना हम इकट्ठा करेंगे उतना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि हम ये कहें कि जी इससे कम नहीं हो सकता, और अगर इससे कम हो तो इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे आएगी? तो ऐसी कोई बात है नहीं है। और ये चीजें ऐसी हैं कि जब आपने उस वक्त रियलाइज करके तीन चीजें और भी दे दी, आपने एग्रीकल्चर टैक्स भी दे दिया, अगर वो नहीं इकट्ठा करते तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सर्विसेज टैक्स दे दिया, 500-550 अरब रुपया जो है वो सिंध कमा रहा है, उसके बाद पंजाब भी है, फिर 600-650 बिलियन रुपया BISP का भी आप फेडरल गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी डाल रहे हैं, उसके बाद डिफेंस जो है वो भी डाल रहे हैं, फिर आप डेट सर्विसिंग भी डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको रैशनलाइज करने से पाकिस्तान की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इफेक्ट नहीं होती। और इंडिया के अंदर जो है 1976 के अंदर स्पेसिफिक अमेंडमेंट की गई कि आप इसको जो है सेंटर को स्ट्रेंथन करें। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमने अभी मई के अंदर गए, 98 के अंदर जब आपका कारगिल का इशू आया था, तो उस वक्त इंडियन साइट्स में भी और पाकिस्तान साइट्स के अंदर जो है प्रपोजल्स बनी और उनकी रिकमेंडेशंस आई कि जो तीनों आपके सर्विसेज चीफ्स होते हैं उनके साथ एक ऐसा ऑफिस को कोऑर्डिनेट किया जाए कि जो उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ऑपरेशनल साइड पे आए। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 243 है उसके अंदर सिर्फ आपको जो है अपॉइंटमेंट नजर आती है और उसके बाद कोई चीज है नहीं। और ये दुनिया के अमेरिका ले लें, बरतानिया ले लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब ने सर्विसेज चीफ को जो है वो एक जगह से एनर्जाइज करके तो एक ऑपरेशनल साइड पे गए, और उसको प्रिंसिपल एडवाइजर कहते हैं, किसी जगह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, किसी जगह आप उसे जो है वो डिफेंस चीफ कहते हैं, किसी जगह डिफेंस फोर्सेस कमांडर कहते हैं। वो सारा उन्होंने करके, ताकि जब गवर्नमेंट किसी चीज के अंदर इंटरेक्ट करे तो तीनों जो आपकी सर्विसेज हैं उसका एक ही जगह पे इनपुट आए, और वो इनपुट जो है आप उसको ट्रांसलेट करें। इंडिया ने कारगिल के बाद अपना बना लिया, जो आपको नजर आते हैं इसको डिफेंस के जो कोऑर्डिनेट करते हैं, हमने नहीं बनाया। जनरल मुशर्रफ का टेन्योर आया चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उसके बाद हम पॉलिटिक्स के अंदर चले गए। अब जो रियलाइज आया, नंबर 1 ये है कि जो 243 के अंदर अमेंडमेंट आई है, नया ऑफिस कोई क्रिएट नहीं किया जा रहा है। जो 3 आगे है सर्विसेज चीफ, और चौथा जो ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी है जो मैं देख रहा हूं, उसके अंदर यह है कि आपने उसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके आपने उसी ऑफिस को स्ट्रेंथन करना है, ताकि ये है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट,
आपका उसके बाद जो है डिप्लॉयमेंट, आपकी उसके बाद रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी ऑपरेशंस को इकट्ठा करके, अब ये दौर नहीं रहा कि आर्मी सिर्फ अकेली लड़ती रहे, नेवी लड़ती रहे, वो लड़ती रहे। अब आपकी तीनों चीजें जो है, और दो चीजें और हैं, वो एक है आपकी एक कमांड एंड स्ट्रेटजी, जो आपका वो भी एक सिस्टम है जो आपकी न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर आपके कंपल्शन या कुछ और है। फिर आपका जो है जिस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक मैकेनिज्म बना है कि जिसके अंदर, और पाकिस्तान दुनिया की टॉप 5 आपकी आर्मी में भी आता है, उसके अंदर चीजों को सिर्फ सिनर्जाइज करना है। और 2-3 दिन की जो आपके सामने बहस आई थी, अब मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझ गई हैं या उन्हें अंडरस्टैंडिंग इसकी आ गई कि ऑपरेशनल साइड पे है ना, इससे आपकी सिविलियन सुप्रीमेसी कंप्रोमाइज होती है। और वो जो बनेगा, ओहदा बनेगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द डिफेंस मिनिस्टर, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और वो जो सारी चीजें एक ब्रीफिंग करके देगा और वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हम जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे ऑपरेशनल इश्यूज हैं या इंटेलिजेंस इश्यूज हैं या रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है, वो उसे एक बेस्ट एफिशिएंट तरीके तौर पे करेंगे, और उससे आपकी ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पे कोई हरफ आएगा, ना उसके अंदर कोई एक सुप्रीमेसी का आएगा, और ना ही ऐसी इनोवेटिव चीज है कि जो दुनिया के कई ममालिक में नहीं है और हम एक करने जा रहे हैं। लेकिन आप सब ये सारी चीजें जो आपने बयान की हैं, ये मुसवदा अगर ओपन कर दिया जाता, सबके सामने टाइमली ले आते, तो शायद इतने एतराज़ात। देखें मलिक साहब, एक तो ये है कि जिन चीजों पे भी आपने बात की है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लोकल गवर्नमेंट है, एनएफसी है, या जिस तरह मैंने आपसे बात की, आप इन सारों को अगर ऑफ द कैमरा लेके जाएंगे तो सारे यही बात करेंगे, बट सामने आते हैं पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से, चूंकि एक स्टेट और पीपल्स पार्टी को इसीलिए शायद डिफेंस मोड के अंदर लाया गया है कि जी आप तो बड़ा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे। दूसरा ये है कि डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि डायलॉग होना चाहिए, चीजें आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस दफे एक और चीज होने जा रही है। वो ये होने जा रही है कि पहले जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स आई थी, उनको आपने न पब्लिक किया, सिर्फ आपको पता उस वक्त चला कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर लेके गए और उसके बाद उसने वोटिंग की, चाहे 18th अमेंडमेंट है, 19th है, 20th है, 25th है, या 26th है। ये एक ऐसी अमेंडमेंट है जो मुझे लग रहा है कि जिसके अंदर कल वो टेबल की जाएगी, दोबारा स्टैंडिंग कमेटीज में जाएगी, वापस आएगी, रिपोर्ट्स आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जिसका पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ, पाकिस्तान की गवर्नेंस के साथ, पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग वाइबल जो है फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल स्ट्रक्चर या आउटरीच टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान वो है। और इसको और टोन डाउन या बेहतर करने के लिए इसको ज्यादा डिबेट करके एक अच्छे इनपुट के साथ इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं।